नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लिया गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 6th जनरेशन फाइटर जेट के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निर्णय लिया है और ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक कदम माना जा रहा है। क्या भारत खुद से अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहा है? तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि सर, अभी तक तो हमारा एम का जो है यानी 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो है वो ही डेवलप नहीं हुआ है, तो हम 6th जनरेशन में कैसे जा सकते हैं? इसके लिए भारत सरकार ने, या हम कहें रक्षा मंत्रालय ने, एक अलग ही रास्ता निकाला है। यानी एक ऐसा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है जो यूरोपियन कंपनीज के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें भारत शामिल होने जा रहा है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खबर किसी ऐसी कमेटी या फिर हम कहें कोई बाहरी कोई संस्था के द्वारा इस खबर को नहीं छापा गया है या फिर रिवील नहीं किया गया है, बल्कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने खुद इसके लिए डिमांड की है और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको इन्फॉर्म किया है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है और हम इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। ये भारत की सरकार और भारत की जो संसदीय समिति है उसको सूचित किया गया है। तो आज दोस्तों हम इसी का तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस खबर के बारे में पूरी तरह से जानकारी जो भी अवेलेबल है उसको आप तक पहुंचाएंगे। और 6th जनरेशन फाइटर जेट का मतलब क्या है, तकनीकी रूप से 5th जनरेशन फाइटर जेट या दूसरी जितनी भी जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनमें अंतर क्या होता है, भारत की डिमांड क्या है और भारत को इसकी आवश्यकता क्या है, इन सभी पॉइंट्स पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन के लास्ट तक सारी चीजें जो हैं आप क्लियर कर पाएंगे। तो सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपके इस छोटे से कदम से हमें बहुत ज्यादा राहत मिलती है, बहुत ज्यादा विश्वास पैदा होता है। चलिए देखिए यहाँ पर खबर क्या है। इंडिया आइज ज्वाइनिंग वन ऑफ यूरोप 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट्स पार्लियामेंट्री रिपोर्ट। यानी इंडिया के द्वारा एक 6th जनरेशन फाइटर जेट का जो प्रोजेक्ट है जो कि यूरोप में चल रहा है उसको ज्वाइन करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। सभी अखबारों में आप इसे सुर्खियों में देख सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जितने भी न्यूज़पेपर हैं, भारत ने जैसे ही इस खबर को रिवील किया सभी ने इसको छापा है। देखिए इसको डिटेल में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको ऑथेंटिक रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा छापा गया। यहां पर क्या लिखा गया है, इंडिया इज कंसीडरिंग ज्वाइनिंग वन ऑफ यूरोप्स एम्बिशियस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, marking the first official acknowledgement that Indian Air Force could partner in the development of a next generation combat aircraft beside ongoing indigenous 5th generation advanced medium combat aircraft development project. The Defense Ministry has informed Parliamentary Standing Committee on Defense। यानी रक्षा मंत्रालय जो है भारत का, उसने स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म किया है कि भारत एक प्रोजेक्ट जो कि यूरोप में चल रहा है, यूरोप की कुछ कंपनीज हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट में भारत शामिल होना चाहता है। और ये जो प्रोजेक्ट होगा ये हमारे एम का प्रोजेक्ट के अलावा है। यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट जो हम स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर रहे हैं उसके अलावा इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर शामिल करने की बात कही जा रही है। यानी इस प्रोजेक्ट में हम शामिल हो रहे हैं। आगे इसमें देखिए ये कहते हैं कि इसमें दो कंपनियों के नाम दिए, सॉरी दो कंसोर्टिया यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कंपनियों के दो समूह हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इन दोनों में से किसी एक में हम शामिल हो सकते हैं। अब इसको आपको डिटेल में बताते हैं कि ये है क्या और इनकी आवश्यकता क्या है। देखिए यहां पर रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है, जब सूचना दी गई है कि हम ये पक्का करने में मदद मिलेगी हमें कि वह आधुनिक विमान हासिल करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में कहीं पीछे ना रह जाएं। यानी ऐसा नहीं हो कि वैश्विक स्तर पर जिस समय जैसी जो स्थितियां चल रही हैं, अभी बहुत सारे ऐसे वॉर चल रहे हैं जिनसे सीखने को भारत, और क्योंकि भारत की जो एरियाज हैं, भारत की बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो भारत यहाँ पर कहीं ना कहीं सबक ले रहा है। भारत पहले से तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। भारत को पता है कि आज हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हम एक पैनी नजर बनाए हुए हैं।
उसी के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज हैं कहीं उसमें हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए ये डिसीजन लेना आवश्यक है। और यहां पर देखिए ये क्लियर किया गया है कि हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी एयरफोर्स के पास में वर्तमान में 29 स्क्वाड्रन है, 29 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। 29 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, जबकि भारत को अभी अपनी सीमाओं को बैलेंस करने के लिए अभी कम से कम यहां पर कह सकते हैं कि 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है। और कई एनालिस्ट जो हैं, इसमें विशेषज्ञ जो हैं, विश्लेषक जो हैं, वो ये भी कहते हैं कि अब आप बांग्लादेश को भी शामिल कर लीजिए, यानी चीन और पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश को भी शामिल करके चलिए। और ऐसी स्थिति में हमें जब 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा तो उस स्थिति में हमारे पास में 42 नहीं 55 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। देखिए आज की जो वर्तमान की स्थितियां हैं, वर्तमान की स्थिति उसमें हम दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं आंक सकते। हमारे पास, हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना, ये 2 फ्रंट वॉर की पोजीशन स्थिति हमेशा से बनी रही है। लेकिन हालिया जो हमारे रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ में, उसके अकॉर्डिंग और पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरीके से अपने करीबी होने का जो एक तरीके से करीबी होने का मतलब एक नाटक मान लीजिए या फिर खुद को दिखा रहे हैं, उस हिसाब से हमें यहाँ पर 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और 3 मोर्चों पर अगर युद्ध लड़ना है तो 42 स्क्वाड्रन नहीं, बल्कि रिक्वायरमेंट कहां तक जा सकती है, 55 स्क्वाड्रन तक जा सकती है। और वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 29। इसका मतलब हमें बहुत बड़ा एक गैप है जिसको फुलफिल करना है। इसीलिए भारत ने अपना जो स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का जो एमका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अलावा इंटरेस्ट दिखाया है 6वीं पीढ़ी के जो प्रोजेक्ट है उसमें। और ये प्रोजेक्ट जो है यूरोपियन कंपनीज के द्वारा चलाया जा रहा है। इस पर अगर हम गौर करें, डिटेल में बात करें, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो यूरोप में चल रहे हैं जिसमें हम शामिल होने की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ब्रिटेन, इटली और जापान, इन तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम है GCAP, ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। और ये भी देखिए फ्यूचर वॉर की ही तैयारी कर रहे हैं ये देश भी, क्योंकि अभी वर्तमान में इनका कोई ऐसा युद्ध नहीं चल रहा है। लेकिन फ्यूचर वॉर जो वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां हैं, वैश्विक स्तर पर युद्ध भी छिड़ सकता है, 3rd वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन है वो भी बन सकती है। तो ये भी अपनी भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत इसमें पीछे क्यों रहे। यहाँ पर ये तीनों देश जो है, इनकी जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है, इन्होंने ये कहा है कि हम इसमें एडवांस स्टील्थ टेक्नोलॉजी और सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और एआई संचालित जो उड़ान है उसको भी पॉसिबल करेंगे। तो यानी GCAP जो है, ब्रिटेन, इटली, जापान संघ का ये प्रोजेक्ट इस तरीके से चल रहा है। और दूसरी तरफ देखिए FCAS यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, ये फ्रांस और जर्मनी का संघ बनाया गया है। इसमें हालांकि स्पेन को भी शामिल करने की बात चल रही है। तो फ्रांस और जर्मनी वर्तमान में इसमें काम कर रहे हैं। और ये सिस्टम ऑफ सिस्टम, यानी ये जो है एक ऐसा SOS सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। इसमें मानव रहित ड्रोन, यानी जो अनमैन्ड, अभी तक आप देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी 2 तरह की लड़ाइयां चलती हैं एयरक्राफ्ट के माध्यम से। एक तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि मल्टी रोल आपके होते हैं, बड़े लड़ाकू विमान है, जैसे राफेल है, हमारा तेजस है। इसके अलावा ड्रोन की लड़ाई आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो अब जो कोशिशें की जा रही हैं वो ये है कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बड़े लड़ाकू विमान होते हैं, उनके साथ ड्रोन को भी शामिल किया जाए, एक हाइब्रिड मोड में अटैक सिस्टम डेवलप किया जाए। यानी ड्रोन भी, इस जैसे मान लीजिए मैन लड़ाकू विमान है, इसके साथ साथ ड्रोन भी एक झुंड बनाकर आगे चलें, ताकि दुश्मन पर सभी डायरेक्शंस में सभी तरीके से हमला किया जा सके और दुश्मन की ओर से आने वाले हमलों को बैलेंस किया जा सके, उनको काउंटर बैलेंस कर सके। तो इसीलिए यहाँ पर एक तरीके से ये सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। अब यहाँ आगे हम बात करें देखिए कि हमारे पास में यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। इतना आसान नहीं है इन प्रोजेक्ट में शामिल होना, लेकिन जब डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आगे की वार्तालाप वहां पर हुई होगी, तभी हमने ऐसा कुछ यहाँ पर इस सूचना को, इतनी बड़ी सूचना को यहाँ पर उजागर किया है। लेकिन चैलेंज जो सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो GCAP प्रोग्राम है जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान है। इन तीनों की बात करें
और इसमें देखिए फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो ये सारे वो देश हैं जिनसे भारत के संबंध अच्छे हैं, या फिर आप कह सकते हैं बहुत अच्छे नहीं हैं तो, लेकिन व्यापारिक संबंध है, राजनीतिक और आर्थिक रूप से संबंध जो है हमारे बने हुए हैं। इनसे हमारी ऐसी कोई कह सकते हैं कि जाति दुश्मनी नहीं है, अच्छे संबंध मान सकते हैं आप। तो इन देशों के साथ लेकिन हमारे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि जीसीएपी जो प्रोग्राम है, इसमें जो ये तीनों साझेदार हैं, इनके आपसी रिश्ते भी अभी शांतिपूर्ण नहीं है, शांतिपूर्ण नहीं है। इन तीनों के बीच में भी, यहां पर हम पहले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, इसमें अभी सऊदी अरब को जोड़ने की बात चल रही है, पोलैंड को जोड़ने की बात चल रही है। यानी कहने का मतलब अभी ये प्रोजेक्ट भी एक तरीके से सही डायरेक्शन में नहीं चल पाए हैं। दूसरी बात यह है कि भारत क्या इस प्रोजेक्ट में सीधे तौर पर डायरेक्ट शामिल होगा? अगर सीधे तौर पर शामिल होगा तो उसमें समस्या यह है कि ये तीनों देश अपने जो कार्य हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन है, उसको पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। तो भारत का कंट्रीब्यूशन उसमें क्या होगा ये डिसाइड करना मुश्किल है। तो फिर हम क्या बने बनाए जो फाइटर जेट हैं 6th जनरेशन के, वो खरीदेंगे क्या इनसे? तो उस पर मुझे नहीं लगता कि भारत जाना चाहेगा, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट पर ही हम अभी तक आनाकानी कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं खुद ही बना लें। तो 6th जनरेशन फाइटर जेट जो बहुत महंगे होंगे, उनको खरीदने पर शायद ही हम इस पर मतलब राजी होंगे। तो कहने का मतलब अभी यहाँ पर एक चैलेंज तो ये है। दूसरा देखिए, FCAS की बात करें तो यहाँ पर जो कंपनी है फ्रांस और जर्मनी की, फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन और जर्मनी की कंपनी है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। इन दोनों के बीच में तनातनी बहुत ज्यादा है, इनके बीच में मतभेद बने रहते हैं। ये दोनों अभी अपने मतभेदों को सुलझाने में लगे हुए हैं और ये प्रोजेक्ट जाएगा 2040 तक। यानी FCAS प्रोजेक्ट जो है 2040 तक जाएगा और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी संभावना है 2035 तक। तो भारत का ज्यादा झुकाव GCAP की तरफ रहेगा, ये कंफर्म बात है। लेकिन इसमें भी शामिल होना अभी एक चैलेंज है। कैसे शामिल होगा ये भारत सरकार की जो कह सकते हैं एक्शन जो होंगे, कदम जो उठाए जाएंगे, उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये पक्की बात है कि जब आपने इंटरेस्ट दिखाया है, रक्षा मंत्रालय इस पर बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आगे की बात बढ़ेगी। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति को जो और चीजें बताई वो ये हैं, इन्होंने कहा कि परिचालन युद्ध जो क्षमता वाले जो हेलीकॉप्टर हैं, ऑपरेशनल जो स्थिति में है वर्तमान में भारत के पास, अपाचे हेलीकॉप्टर है, प्रचंड है, ELH है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 4, रुद्र, ये सभी जो है हमारे ऑपरेशनल फेज में है। इसके अलावा हमारे पास में जो मारक क्षमता वाली प्रणाली जैसे कि ब्रह्मोस जो है वो हमारे पास मौजूद है। हल्के गोला बारूद वाले जो जितने भी लॉइटरिंग म्यूनिशंस वाले जो वेपन्स हैं वो मौजूद है। और जो अंतरिक्ष प्रणाली वाली जो युद्ध के लिए जो हमें आवश्यकता है उनका डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन इसी बीच में जो हमें फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें 6th जनरेशन में शामिल होना है। ये बात इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकता के अनुसार बताई गई है। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी ये बात आपको बताते हैं कि ये फाइटर जेट्स की जनरेशंस क्या होती हैं। जनरेशंस का मतलब जैसे कि मान लीजिए हम इंसान की बात करते हैं कि भाई ये पीढ़ी वो पीढ़ी, इस तरीके से यहाँ पर देखिए आप समय अवधि के अकॉर्डिंग जो इनको बांटना चाहें तो समय अवधि के अकॉर्डिंग आप इनको देख सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में इसके जो क्लासिफिकेशन का जो आधार होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। यानी अगर आप फाइटर जेट्स का क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के आधार पर होता है। मान लीजिए कि किसी एक समय अवधि में फाइटर जेट्स के अंतर्गत एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी को या डिफरेंट टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया तो वो एक नई जनरेशन कहलाती है। तो उसी के आधार पर जनरेशंस यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं वो 6वीं पीढ़ी तक पहुंच पाए हैं। अब इसमें हम एक एक करके आपको बताते हैं कि कौन सी पीढ़ी में कौन सी विशेषताएं थी और कौन सी समय अवधि के अंतर्गत इनको डेवलप किया गया। फर्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट थे वो 1945 से 1955 तक माने जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एयरक्राफ्ट, ये बिल्कुल ऐसे जैसे जहाज होता है वैसे ही होता था और इसमें जेट इंजन ही लगा होता था। इसमें कोई मिसाइल वगैरह जब तक बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर डेवलप नहीं हुई थी तो इसमें हम बात करें कि मशीन गन लगाई जाती थी या फिर छोटी तोप जो होती थी उनको लगाते थे और दुश्मन पर गोला फेंक देते थे, बम फेंक देते थे, उनसे हमला होता था। फिर उसके बाद 1955 से 1960 सेकंड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन में सुपरसोनिक स्पीड की पहली बार शुरुआत हुई, यानी ये जो विमान थे इनकी स्पीड बढ़ गई लड़ाकू विमानों की। फिर आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी आ गई।
रडार की शुरुआत हुई और एयर टू एयर मारक क्षमता वाली जो मिसाइल्स हैं उनकी भी यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर अपग्रेड कर दिया गया। अगर आप इनके एग्जाम्पल देखें, जैसे कि यहाँ पर है F-86 सावरे, ये एक लड़ाकू विमान है। एक है Me-262, ये लड़ाकू विमान है। सेकंड जनरेशन में MiG-21 हो गया, सोवियत संघ रूस ने बनाया। F-104 स्टार फाइटर, ये सब इस तरीके से अगर आप देखेंगे शुरुआत में तो सोवियत संघ, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये ही कुछ देश थे जो फाइटर जेट बना रहे थे। थर्ड जनरेशन की बात करें हम, तो थर्ड जनरेशन में एक बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुआ और वो था बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो कि एयर टू एयर मारक क्षमता वाली होती हैं और ये बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित किसी भी टारगेट को मार सकती हैं, क्योंकि ये एक विजुअल रेंज जो होती है लगभग 37 किलोमीटर के आसपास, जहां हमें टारगेट दिखाई नहीं देता, वहां भी ये अटैक कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर रडार टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हो गया था। ये रडार के माध्यम से टारगेट को देखती हैं और फिर उस पर अटैक करती हैं। तो यहाँ पर बियॉन्ड विजुअल रेंज आ गई। डॉग फाइटिंग और ग्राउंड अटैक, ये सब चीजें जो है शामिल हो गई इसमें। अगर एग्जाम्पल की बात करें, F-4 फैंटम सेकंड, यहाँ पर मिराज F-1 आ गया, ये भी सोवियत संघ, रूस, फ्रांस और अमेरिका के द्वारा डेवलप किए गए। फिर आप चौथी पीढ़ी में आ जाइए। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटराइज सिस्टम का उपयोग हुआ, यानी कंप्यूटर का पहली बार इंटीग्रेशन हुआ और फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है, यानी कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करने की जो तकनीक है, उसको यहाँ पर शामिल किया गया और एक तरीके से मल्टी रोल फाइटर जेट डेवलप किए गए। मल्टी रोल फाइटर जेट जो कि F-16 है, जो बहुत चर्चा में रहता है, अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया। यहाँ पर सुखोई 27 की बात करते हैं, ये रसिया के द्वारा डेवलप किया गया। और उसके बाद फिर आती है 4.5 जनरेशन, यानी चौथी और पांचवी पीढ़ी के बीच में 4.5 जनरेशन है। 4.5 जनरेशन में एडवांस एवियोनिक्स का डेवलपमेंट किया गया। रडार टेक्नोलॉजी को और डेवलप करके ऐसा रडार लाए गए, इलेक्ट्रॉनिक जो स्कैन्ड एरे रडार होते हैं, जो सक्रिय रूप से काम करते हैं। और यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कॉम्बैट एयरक्राफ्ट थे, उनका जो जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसको कम किया गया। लो क्रॉस सेक्शन एरिया से सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, यानी रडार की आने वाली जो रेडियो तरंगें थी उनको इधर उधर डाइवर्ट करने की तकनीक डेवलप की गई ताकि इसकी लोकेशन का पता नहीं लगे। तो 4.5 जनरेशन में आप कह सकते हैं सेमी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। और इसमें जैसे कि आप कह सकते हैं राफेल जो कि भारत के पास में है, भारत का तेजस Mk1A, ये भी 4.5 जनरेशन के अंतर्गत आता है। और फिर आ जाते हैं आप फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन के जो लड़ाकू विमान हैं वो फुली आप कह सकते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, यानी फुल स्केल पर यहाँ स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको तो कम किया ही गया, इसके अलावा रैम यानी जो रेडियो एब्जॉर्बेंट मटेरियल है उनका भी उपयोग किया गया, ताकि रेडियो तरंगों को डाइवर्ट करने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी कर लिया जाए, ताकि दुश्मन के पास में दुश्मन के जो रडार से तरंगे आई थी वो वापस पहुंच ही नहीं पाए, या तो उनको अवशोषित कर लिया गया या डाइवर्ट कर दिया गया। तो इससे लोकेशन का पता लगाना बिल्कुल ही असंभव सा हो जाता है। तो ऐसी जब टेक्नोलॉजी लाई गई तो उसको कहा गया फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जैसे कि F-22 है और J-20, ये अमेरिका के पास, ये चाइना के पास में, और इधर रसिया के पास में है सुखोई 57। F-35 आप सुनते ही हैं, F-22 रैप्टर जो है वो बहुत फेमस है। ये सब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं। भारत अभी इसमें कदम रख रहा है, भारत अभी डेवलप कर रहा है, जो कि एमका के नाम से हम डेवलप कर रहे हैं। और फिर आ जाइए सिक्स जनरेशन। अब देखिए सिक्स जनरेशन में ऐसा क्या खास होने वाला है। सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट जो है वो और ज्यादा एडवांस होंगे। अभी तक जितने भी फाइटर जेट होते हैं, देखिए ड्रोन में हम कहें तो ड्रोन में मानव ऑपरेट नहीं करता है, वो मानव रहित होते हैं, लेकिन फाइटर जेट हमेशा पायलट्स के द्वारा चलाए जाते हैं। लेकिन सिक्स जनरेशन फाइटर जेट जो है इनमें दोनों कैपेबिलिटी होंगी, यानी ये मैन्ड कैपेबल भी होंगे और अनमैन्ड कैपेबल भी होंगे। मानव के द्वारा भी और मानव के बिना भी ये ऑपरेट हो सकते हैं। ये पूरी तरह से एआई पर आधारित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित जो लड़ाकू विमान है वो होने वाले हैं। और ये हाइपरसोनिक स्पीड से नीचे बात नहीं करेंगे। अभी तक जो बात हो रही है वो सुपरसोनिक की बात हो रही है। जो सिक्स जनरेशन फाइटर जेट है वहां पर हाइपरसोनिक स्पीड होगी और जो वेपन्स लगाए जाएंगे, इंटीग्रेट किए जाएंगे, वो सब भी हाइपरसोनिक स्पीड पर ही काम करेंगे। अगर आप जनरेशंस में डिफरेंस जो है वो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ पर
अगर सिक्स जनरेशन फाइटर जेट जो हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, भारत ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें कौन कौन सी तकनीकें शामिल हो सकती है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने आपसे जो डिस्कस की चीजें वही चीजें होती हैं और एडवांस लेवल पर आपको यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि एमयूएमटी, एमयूएमटी मैंने अभी आपको बताया, मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम जो है वो इसमें डेवलप किया जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़ाकू विमान है वो छोटे छोटे जो आपके ड्रोन हैं उनके साथ एक पूरे झुंड के साथ संचालित होगा। एक इस तरीके से इसको संचालित किया जाएगा ताकि दुश्मन पर एक प्रिसीजन अटैक किया जा सके, दुश्मन की ओर से आने वाले खतरों को रोका जा सके। फिर इसमें एडवांस लेवल की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें आप रडार, इंफ्रारेड, थर्मल सेंसर, सभी प्रकार के जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, उन सब से बचने की क्षमता यहाँ पर डेवलप की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो उपयोग होगा ही। वेरिएबल साइकिल इंजन, इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए यहाँ पर एक टर्बोजेट इंजन होगा, एक टर्बोफैन इंजन, यानी दो तरह के इंजन होते हैं। टर्बोजेट, टर्बोजेट से रफ्तार बनती है और टर्बोफैन जो है वो ईंधन बचाने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल साइकिल इंजन होंगे, यानी सिक्स जनरेशन में एक ऐसे इंजन डेवलप किए जाएंगे तो दोनों कामों को एक साथ कर सकते हैं, यानी वो रफ्तार भी देंगे और साथ में आपकी फ्यूल जो है उसकी भी बचत करेंगे, ईंधन की भी बचत करेंगे। फिर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, यानी अभी तक आपके जितने भी लड़ाकू विमान हैं फिफ्थ जनरेशन में, उनमें हम बात करें तो वो एक तरीके से पैसिव एनर्जी पर आधारित होते हैं, यानी आप उनको उनमें कोई ना कोई, उनमें जो हथियार होते हैं वो सभी ऐसे कि आपने कोई विस्फोटक पदार्थ डाल दिया, मिसाइल लॉन्च कर दी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ डायरेक्ट एनर्जी वेपन से मतलब जैसे कि लेजर बीम है, माइक्रोवेव पर आधारित हथियार है। तो लेजर बीम जैसे कि अभी आयरन बीम बना लिया उसको लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए या नष्ट करने के लिए, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। वैसे ही वेपन्स यहाँ पर लगाए जाएंगे जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स जो कहने का मतलब एयरक्राफ्ट है या ड्रोन्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। इस प्रकार के जो वेपन्स होते हैं वो कम कॉस्ट में, बहुत ज्यादा कम कॉस्ट में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अभी सबसे ज्यादा जैसे अमेरिका और इजराइल के सामने समस्या आ रही है वो यही है कि इनके पास में 20-20, 30-30 करोड़ की मिसाइलें हैं और उधर से ड्रोन आ रहा है 20 लाख का। अब यहाँ इनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर आप लेजर बीम पर आधारित वेपन या माइक्रोवेव पर आधारित वेपन्स बनाते हैं तो उनसे कम कीमत में आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रूप से टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। और वर्चुअल कॉकपिट, वर्चुअल कॉकपिट का मतलब है कि जो इसमें सैनिक होगा या पायलट होगा, उसके पास जो हेलमेट होता है वो एक तरीके का एक वर्चुअल कॉकपिट की तरह काम करता है। उसमें 360 डिग्री व्यू की उसके पास में कैपेबिलिटी होती है, वो सभी दिशाओं में नजर रख सकता है टारगेट पर और फिर आसानी से उन पर हिट कर सकता है, यानी उन पर हमला कर सकता है। तो इस तरीके से ये सारी विशेषताएं जो हैं इसमें डेवलप की जा रही हैं। और हाइपरसोनिक स्पीड, यानी 5 मैक से ज्यादा की गति होगी, फ्लाइंग कमांड सेंटर होगा, एडेप्टिव शेप होगी। एडेप्टिव शेप का मतलब है कि जब आवश्यकता होगी तो जो आपका एयरक्राफ्ट है उसकी जो विंग्स हैं वो खुल जाएंगी और आवश्यकता ना होने पर विंग्स जो हैं वो इसके जो स्ट्रक्चर है उसी में शामिल हो जाएंगी, यानी बंद हो जाएंगी। ड्रोन स्वार्म कंट्रोल, एक साथ कई ड्रोन को निर्देश देकर दुश्मन पर हमला या निगरानी की जा सकेगी। स्टिल टेक्नोलॉजी में आपको बता चुका हूं। और डुअल मोड इंजन, यानी इंजन जो है वो इस तरीके से काम करेगा जो मैंने अभी बताया आपको, वो तो था ही। इसके अलावा उड़ान के लिए ताकत और बल की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ठंडा रखने और बिजली देने में भी मदद करेगा। लंबी दूरी की जो सर्विलांस सिस्टम है और मारक क्षमता है वो इनमें डेवलप की जाएगी। तो ये सब सिक्स जनरेशन फाइटर जेट की कुछ विशेषताएं हैं जो भारत रिक्वायरमेंट रखता है, जो होनी चाहिए, और इसीलिए हम इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से हमें क्या फायदा होगा? हम खुद नहीं बना सकते क्या? खुद बना सकते हैं। भारत के वैज्ञानिकों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको 2040 तक काम वेट करना पड़ेगा। जबकि अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द ये चीजें भारतीय सेना के पास होनी चाहिए। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट पर हम जल्दी विचार कर रहे हैं ताकि हमें जल्द से जल्द जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो मिल सकें। अब बात करते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जो सिक्स जनरेशन फाइटर जेट बना चुके हैं। क्या ऐसा कोई देश है जिसके पास ये सिक्स जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेशनल मोड में है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी अभी तक दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास सिक्स जनरेशन फाइटर जेट ऑपरेशनल मोड में है। हाँ, टेस्टिंग मोड में कई देश इसमें प्रयास कर चुके हैं।
टेस्टिंग मोड में मतलब बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उनका परीक्षण चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेरिका की बात करें हम, NGAD F-47 ये इसका एक लड़ाकू विमान है जिसे ये 6th जनरेशन फाइटर जेट कहता है, और मार्च 2025 में बोइंग को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके प्रोटोटाइप की गुप्त टेस्टिंग चल रही है, यानी NGAD F-47 जो है वो अमेरिका बना चुका है, ये दावा किया जा रहा है, और इसकी जो टेस्टिंग है वो चल रही है। इधर चाइना की बात करें तो चाइना ने J-36 और J-50, जिसमें चीन के हम कह सकते हैं चेंगडू और शेन्यांग, इनके प्रोटोटाइप जारी हो चुके हैं। J-50 जो है इसके वीडियो और सैटेलाइट इमेज सामने आई थी, और उम्मीद की जा रही है कि 2028 से 2030 तक ये ऑपरेशनल हो सकता है। तो सबसे पहले जो देश यहाँ पर ऑपरेशनल मोड में आने वाला है वो है चाइना। अमेरिका कहता है कि भाई हमने जैसे कि B-2 बॉम्बर जो है उसमें भी 6th जनरेशन की बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और इसमें भी F-47 कहते हैं कि हमारा बन गया है, लेकिन जो सैटेलाइट इमेज आई है जिनकी टेस्टिंग बार बार आ रही है वो चाइना है। फिर आप आ जाइए GCAP, यूके, इटली, जापान, और फिर FCAS, ये वो ही दो प्रोजेक्ट हैं जिनमें भारत शामिल होने की बात कर रहा है। ये 2035 तक और ये 2040 तक बनने की कगार पर हैं, तो भारत इस प्रोजेक्ट के साथ जा सकता है। इसके अलावा रसिया की बात करें तो MiG-41 के नाम से, पाक DP के नाम से ये ऐसा विमान बना रहे हैं जो 6th जनरेशन के अंतर्गत आएगा, और ये एक प्रकार का इंटरसेप्टर विमान है जो दुश्मन के आने वाले किसी भी अटैक को रोक सकता है। तो ये है दोस्तों 6th जनरेशन फाइटर जेट की अभी तक की पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पाए होंगे, जो कुछ भी मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंच पाया होगा। एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ, अच्छी खबर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।